सो वेलकम बैक गाइस इन दिस सेशन ऑफ मेटल कास्टिंग। पिछले सेशन में पिछली क्लास में हमने देखा था कि टॉप गेटिंग सिस्टम और बॉटम गेटिंग सिस्टम के क्या डिफरेंसेस हैं। एंड माइडियर टॉप गेटिंग सिस्टम में टेम्परेचर ग्रेडियंट फेवरेबल थी और बॉटम गेटिंग सिस्टम में टेम्परेचर ग्रेडियंट अनफेवरेबल थी। इसी तरीके से टॉप गेटिंग सिस्टम की जब हमने बात की थी तो मैंने आपको बताया टॉप गेटिंग सिस्टम में ऊपर से वाटर मेटल जब नीचे आ रहा था तो क्योंकि ऊपर से टर्बुलेंस क्रिएट होने के चांसेस थे जिसके कारण देयर वर चांसेस ऑफ वोर्टेक्स फॉर्मेशन, तो इसीलिए ये एक डिसएडवांटेज था। और बॉटम गेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं था, ड्रॉस फॉर्मेशन के चांसेस नहीं थे। तो भाई ये टॉप गेटिंग सिस्टम में मैंने आपको बताया टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द कैविटी इज लेस एंड इन बॉटम इट वाज मोर। मैंने कहा था कुछ स्पेशल कंडीशन में तो बॉटम लगभग 2 गुना समय लेता है। तो जब मैंने ऐसा कहा था तो माय डियर आज हम इसी के रिगार्डिंग कैलकुलेशंस करने वाले हैं। पहले टॉप गेटिंग सिस्टम की कैलकुलेशंस करेंगे, फिर बॉटम गेटिंग सिस्टम की कैलकुलेशंस करेंगे। सो माय डियर आज मैंने आपसे एक बात और कही थी कि एनालिसिस के लिए बहुत ही सिंपल अप्रोच रखेंगे, बहुत सिंपल डायग्राम में बनाऊंगा यहाँ पर। असली में जो आप जानते हो गेटिंग सिस्टम हमने कितने सारे एलिमेंट किस तरीके से देखे थे, पर जब हम डिजाइन की बात कर रहे हैं, जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं तो हम बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन पढ़ते हैं इसका। जैसे मैंने आपसे कहा ये आपके सामने जो मैंने सिंप्लीफाइड डायग्राम रखा है ये पोरिंग बेसिन है। दिस पार्ट इज बेसिकली पोरिंग बेसिन, मैं लिख देता हूँ। ये पोरिंग बेसिन है जो रिप्रेजेंटेड है, दिस इज पोरिंग बेसिन एंड माय डियर दिस इज योर स्प्रू और ये आपकी कास्टिंग है जिसको आपको मोल्टन मेटल से फिल करना है। एंड माय डियर दिस H1 इज द हाइट ऑफ पोरिंग बेसिन, H2 इज द हाइट ऑफ स्प्रू और इन दोनों का समेशन जो HM है दैट इज द हाइट ऑफ मोल्टन मेटल माय डियर। एंड माय डियर जो पॉइंट 3 है यहां से एंट्री हुई है मोल्टन मेटल कैविटी के अंदर, तो इसको आप इन गेट भी बोल सकते हो। दिस कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज इन गेट क्योंकि इन गेट से ही मोल्टन मेटल एंट्री करती है कैविटी के अंदर। So my dear, this can also be said as in-gate, and my dear, from this in-gate, molten metal will enter. और अगर हम यहाँ पे देखें जो H है वो height of cavity है, A जो है वो cross section area of casting है. So my dear, this is cross section area of casting, this is height H. अब मैंने आपसे कहा अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर अगर हम पॉइंट 1 की बात करें वो फ्री सरफेस पे है, 2 यहाँ पर है जो स्क्रू के स्टार्टिंग पे और 3 यहाँ पर है। तो मैंने आपसे कहा अगर हम टाइम रिक्वायर्ड निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले मैंने कहा एक काम करते हैं, बर्नौली इक्वेशन लगा देते हैं। बर्नौली इक्वेशन जब हम लगाते हैं वी आर गोइंग टू अप्लाई बर्नौली इक्वेशन बिटवीन पॉइंट 1 एंड 3, 1 और 3 के बीच में लगा रहे हैं। सो माय डियर हम जब इक्वेशन लिखते हैं तो P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इट इज इक्वल्स टू P3 बाय रो जी प्लस V3 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z3। अब माय डियर Z जो होता है हाइट आपको याद होगा, तो हम इसको डेटा मान लेते हैं। दिस इज लेटर से डेटा हमने रेफर कर लिया और अगर ये डेटा में तो 3 पॉइंट का Z3 जो है वो तो 0 ही हो जाएगा, दिस विल बिकम 0। आपको पता है फ्री सरफेस पे जो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो हम यहाँ पे गेज प्रेशर इक्वेशन में पुट करते हैं तो P1 इज आल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू 0। तो P1 बराबर है P एटमॉस्फेरिक, इसलिए हो गया 0 क्योंकि गेज प्रेशर 0 है। तो इसका मतलब है अगर इसको हम 0 लेंगे तो ये गेज प्रेशर 0 हो गया P1। और इसी तरीके से मैंने आपसे कहा कि अगर आप Z3 की बात करें तो वो हाइट भी 0 है और फ्री सरफेस की वेलोसिटी भी 0 ही होती है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फ्री सरफेस। ये बर्नौली इक्वेशन फ्लूइड मैकेनिक्स की बेसिक नॉलेज मैंने यूज की है जो आप जानते भी हैं। अब मैंने आपसे कहा अगर ऐसा है तो लेट अस पुट द वैल्यूज। अब आप जानते हो Z1 जो है माय डियर वो हो जाएगा H1 प्लस H2 और अगर हम इन सारी वैल्यूज को पुट करना शुरू करते हैं तो माय डियर व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, ऑब्वियसली बात है P3 भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है तो P3 को भी आप 0 लेंगे क्योंकि यहाँ भी एटमॉस्फेयर होगा और इफ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट गेज प्रेशर इज अगेन गोइंग टू बी 0। तो P1 और P3 दोनों पे 0 हो गए। एंड माय डियर जब हम ये एनालिसिस कर रहे हैं कुछ सिंपलीफाइड कंडीशंस के अंदर जैसा मैंने आपको दिखाया है तो इन सिंपलीफाइड कंडीशंस के अंदर ही हम ये सारी बातें करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं P1 बाय रो जी V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 ये सारी वैल्यूज जब आप पुट करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर V1 भी 0 हो चुका है और P3 भी 0 है। तो आपको मिल रहा है Z1 की जगह H1 प्लस H2 और राइट हैंड साइड पे मिल रहा है V3 स्क्वायर बाय 2G। तो यहाँ से V3 आ गया रूट 2GHM, यहां से हमें V3 मिल गई। द वेलोसिटी ऑफ इसको इनगेट वेलोसिटी भी बोलते हैं, VG भी बोलते हैं इसको, दिस इज रूट 2G HM। HM इज H1 प्लस H2 एंड माय डियर एट द सेम टाइम जिस तरीके से हमने इसको डिराइव किया है अब हमें तो ये निकालना है कि इस कैविटी को भरने में कितना समय लगा। तो अगर हम वो निकालना चाहते हैं तो मेरे को उस कैलकुलेशन को हम कर सकते हैं टाइम रिक्वायर्ड
to fill the cavity. अब अगर हमें निकालना है, पहले हमें देखना है इस कैविटी की वॉल्यूम कितनी है. माय डियर, A into H इज द वॉल्यूम. तो माय डियर आप लिखेंगे A into H इज द वॉल्यूम. और इसको भर कौन रहा है? मोल्टन मेटल जो आ रहा है यहां से. तो माय डियर A3 एरिया से B3 वेलोसिटी से जो आ रहा है वही तो भर रहा है. तो A3 एरिया से B3 वेलोसिटी जो आ रहा है वही भर रहा है. और मान लेते हैं TF इज द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द कैविटी. अब देखो ये भी mm क्यूब, ये भी mm क्यूब, TF को मल्टीप्लाई करने के बाद. सो माय डियर A into H इज द वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग. A3 और AG is same, V3 is root 2G HM. और हमें निकालना है टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द कैविटी. So time required to fill the cavity by top gating system you will be having as A into H by A3 root 2G HM. So this is basically time required to fill the cavity by top गेटिंग सिस्टम. सो माय डियर, टॉप गेटिंग सिस्टम से कैविटी फिल होने में कितना समय लगता है वो है. अब माय डियर इसके बाद कुछ और चीजें हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे कुछ एस्पिरेशन इफेक्ट्स वगैरह, और उसके बाद हम बॉटम गेटिंग सिस्टम के लिए भी काम करेंगे. तो उससे पहले लेट अस सी एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर, फिर आगे बढ़ेंगे. होप यू आर गेटिंग दिस थिंग. यहाँ हमने बर्नौली इक्वेशन को यूज किया है. तो जो इक्वेशन में असम्पशंस थी बर्नौली के लिए वो भी सारी वैलिड रहेंगी. जैसे हम मानते थे बर्नौली इक्वेशन में कि फ्लो जो फ्लूइड है वो आइडियल फ्लूइड है. तो कुछ लोग जनरली डाउट करते हैं कि सर मोल्टन मेटल आइडियल फ्लूइड कैसे हो सकता है. आइडियल मतलब इनकॉम्प्रेसिबल एंड इनविस्कस. तो जिसकी अगर हम ऐसे बात करें इनविस्कस मतलब जिसकी विस्कोसिटी जीरो, तो मोल्टन मेटल के लिए हम ऐसा मान सकते हैं नहीं. तो माय डियर, अगर कभी आपसे ऐसी चीज इंटरव्यू में पूछी जाए, पहली बात तो ये असम्पशन है, ऑब्वियस सी बात है. पर कल को अगर हमें दे भी दिया जाए कि नहीं भाई ये रियल फ्लूइड आइडियल फ्लूइड नहीं है, तो रियल फ्लूइड के लिए हमने बर्नौली इक्वेशन विद हेड लॉसेस भी देखी हुई, देन वी कैन गो फॉर दैट. बट जैसा मैंने आपसे कहा, ग्रेजुएशन लेवल तक हमें चीजों को बहुत आइडियली पढ़ना पड़ता है. आइडियली आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है, थर्मल से लेकर डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर इंडस्ट्रियल, ताकि मास्टर्स में आप इनमें से किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया को पिक करो और फिर उस पे और आगे बढ़ो, और फिर पीएचडी में उनमें से किसी एरिया के, किसी प्रॉब्लम के, किसी एक सॉल्यूशन के, किसी एक पॉइंट पे काम करके आपकी पीएचडी होती है. तो आइडिया जैसे जैसे हम बचपन से आगे बढ़ते गए हम स्पेसिफिक होते चले गए. जैसे आप जानते हो पहले हम काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स. प्लस 2 तक की बात करूं उससे पहले तो फिर सोशल साइंस वो सब भी होता था. फिर पीसीएम से आप फिजिक्स की कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ गए, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी बट गई चीजें. तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक होते चले जाते हो जैसे आप हायर स्टडीज की तरफ जाते हो. सब्जेक्ट में वेरी, बट माय डियर यू गो टुवर्ड्स स्पेशलाइजेशन whenever you move further. Hope you guys are getting. If you have any doubt, you can ask me. So देखते हैं आगे, इसके आगे का काम कैसे करेंगे. एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले फिर देखेंगे आगे. चलिए देखते हैं. So guys, let us discuss one question here. A mold has a down sprue whose length is 20 centimeter. Means H2 is given to you as 20 centimeters. And my dear, cross section area of base of down sprue is 1 centimeter square. Base of down sprue is nothing but ingate. Means area of ingate or A3 is given as 1 centimeter square. It fills a runner from which molten metal enters into the cavity of volume 1000 centimeter cube. Volume of cavity is nothing but A cross H. This is given directly to you. Everything is given in centimeters. Find out the time required to fill the cavity by top gating system. So my dear, time required to fill the cavity by top gating system, if you want to find out, we have just seen the formula A cross H, and it is 2GHM into this is basically AG. We have seen this formula. And my dear, अगर आप इस फॉर्मूले में देखें, A cross H तो हमें डायरेक्टली दिया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब. अब प्रश्न ये उठता है जी की वैल्यू क्या पुट करें, क्योंकि यहाँ सब सेंटीमीटर में, तो या तो हम सब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें या जी को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें. तो अगर दिया हो तो आप 981 या 1000 व्हाटएवर यू वांट, तो हम इसको पुट करें 2 into 981. दिस इज बेसिकली सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू सेंटीमीटर. एंड माय डियर, देन एचएम हाइट इज, अब आपको पता है कि they have not given you the height of boring basin. अगर नहीं दिया तो जीरो मान लेते हैं. So my dear, हम इस H2 को ही HM मान लेंगे. You will be putting here 20, and my dear, into area is 1 centimeter square. So this is again centimeter, this is again centimeter square. So after solving, you will be having the answer to be equals to
around 5.05 seconds. So this is the time required to fill the cavity using top gating system. तो भाई इस तरह के क्वेश्चन ही गेट का ही क्वेश्चन है, और जैसा मैंने आपसे कहा जैसे वेल्डिंग में हम देखते हैं, या भी हम बीच बीच में क्वेश्चंस और थ्योरी देखते रहेंगे। अब भाई इसके बाद जो हम आगे बढ़ने जा रहे हैं वो एस्पिरेशन इफेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी के अंदर टॉप गेटिंग सिस्टम के डिजाइन का ही पार्ट है। और एस्पिरेशन इफेक्ट के बाद फिर एक दो न्यूमेरिकल्स देख के हम फिर चलेंगे बॉटम गेटिंग सिस्टम की तरफ। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एस्पिरेशन इफेक्ट। सो गाइस, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, नेक्स्ट इज एस्पिरेशन इफेक्ट। अब देखते हैं एस्पिरेशन इफेक्ट है क्या, और इसको देखने से पहले मैं आपको कुछ मैथमेटिकली दिखाता हूँ, फिर फिजिकली बताऊंगा ये है क्या और होना चाहिए या नहीं, और अगर नहीं होना चाहिए तो इसको रिमूव कैसे करते हैं, व्हाट आर द डिजाइन पैरामीटर्स व्हिच आर गोइंग टू अफेक्ट दिस थिंग, व्हाट इज एस्पिरेशन इफेक्ट। चलिए माय डियर देखते हैं। तो मैंने आपसे कहा अब अगर हम बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे एट पॉइंट 2 and 3, तो आप लिखोगे P2 by rho g प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z2 बराबर P3 by rho g प्लस V3 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z3। सो अभी हमने देखा था डेटम अगर 3 को ही मान लो तो Z3 जीरो हो जाएगा, P3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसलिए जीरो हो जाएगा। अब अगर हम देखते हैं, आप देख सकते हो 2 और 3 में जो मैंने स्प्रू दिखाया है, तो मैंने स्प्रू में एरिया थ्रू आउट सेम दिखाया है, और आपको पता है अगर ऐसा पॉइंट 2 और पॉइंट 3 में कंटिन्यूटी इक्वेशन लगनी चाहिए, और अगर मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाऊं तो कंटिन्यूटी इक्वेशन को जो हम सिंपलीफाइड वर्जन पढ़ते हैं डेंसिटी इनकंप्रेसिबल जो आपने मान ही लिया है, तो आप लिखते हो A2V2 बराबर A3V3। अब आपको दिया हुआ है A2 बराबर A3, तो माय डियर एरिया आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो V2 इज इक्वल टू V3, और अगर ऐसा है तो माय डियर V2 भी गया और V3 भी गया, एंड माय डियर यू आर गोइंग टू हैव दिस P2 by rho g प्लस Z2 बराबर 0, और आप यहां से लिख सकते हो P2 बराबर माइनस रो जी Z2, इट इज माइनस रो जी H2। सो माय डियर दिस इज द केस, क्योंकि आप देखते हो, आप डेटम से हाइट देखते हो ना, इस 2 पॉइंट की हाइट कितनी होगी, यहां से जाओगे तो H2। सो माय डियर दिस इज गोइंग टू बी माइनस रो जी H2, और ये जो P2 जो आया है वो बेसिकली P2 गेज है, गेज प्रेशर, इट इज नेगेटिव लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव वाला रो जी और H2 तो पॉजिटिव ही है। सो माय डियर दिस इज द केस, इसका सीधा सा मतलब है कि जो 2 पे प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। तो अगर P का जो एब्सोल्यूट प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर से कम है, इसका मतलब आप जानते हो, अगर मैं इसको 0 लाइन मानूं तो ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P एटमॉस्फेरिक। अब अगर कोई भी पॉइंट का प्रेशर इससे ज्यादा है, जैसे मैंने कहा इस पॉइंट पे अगर प्रेशर देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा P गेज और ये हो जाएगा P एब्सोल्यूट, लाइक दिस। इसका मतलब P गेज इज बेसिकली P एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फेरिक। पर अगर किसी का प्रेशर इतना है, ऑब्वियस सी बात है प्रेशर तो 0 से बड़ा ही है, बट माय डियर एटमॉस्फेयर से कम है, तो अगर आप देखेंगे तो एब्सोल्यूट तो ये रहेगा, बट इस बार गेज ही हो जाएगा, तो दिस इज गेज प्रेशर, इसको वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हैं, नेगेटिव हो गया इसीलिए। सो माय डियर अब ये जो प्रेशर होगा नेगेटिव होगा ऑब्वियसली, तो नेगेटिव प्रेशर का मतलब है एटमॉस्फेयर से प्रेशर कम होना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कम होना। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कम है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एयर है, तो माय डियर होगा ये कि अब एयर को बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल रहा है, और पॉइंट 2 पे जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर से कम है, तो इस प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर पोटेंशियल जो है ये प्रेशर का, इसके कारण चांसेस होते हैं कि एयर जो बाहर की है वो अंदर आ जाएगी पॉइंट 2 की तरफ अट्रैक्ट होकर के, और अगर एयर अंदर आ गई माय डियर तो डेफिनेटली एयर का अंदर आ जाना ही कहलाता है एस्पिरेशन इफेक्ट। एंड माय डियर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि अगर एयर अंदर आ गई तो ये मोल्टन मेटल के साथ कैविटी में जा करके बुलबुले बना देगी, और इस तरह की चीजें जब सॉलिडिफिकेशन में आएंगी तो पोरोसिटी, ब्लो होल, ओपन ब्लिस्टर, इस तरह के नजारे, कितने कास्टिंग डिफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हो इस तरह के डिफेक्ट नहीं आए तो एस्पिरेशन इफेक्ट को माय डियर अवॉइड करना बहुत जरूरी है। पहले तो समझे एस्पिरेशन इफेक्ट का कॉज क्या है, कि 1 2 3 ये जो पूरा मैंने आपको सिस्टम दिखाया है, इसमें किसी पॉइंट पे इनसाइड प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम हो जाना, दैट इज द मेजर कॉज। और अगर ऐसा होने से होगा क्या, बाहर की एयर अंदर आ जाएगी, उसका इफेक्ट क्या होगा, अंदर एयर आने से माय डियर एयर जो है मोल्टन मेटल मिल करके कुछ बबल्स, एयर बबल्स क्रिएट कर सकती है, जो कि आगे कास्टिंग डिफेक्ट का रूप ले सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कास्टिंग में ऐसे डिफेक्ट सामने नहीं आए तो हमें एस्पिरेशन इफेक्ट को अवॉइड करने की जरूरत है। अब एस्पिरेशन इफेक्ट को अवॉइड करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, अभी मैंने आपको सोल्व करके तो दिखाया एस्पिरेशन इफेक्ट होता क्या है। अब एस्पिरेशन इफेक्ट अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो उसका रीजन है बेसिकली P2 पे प्रेशर का एटमॉस्फेरिक से कम होना, मतलब 1 2 3 ये जो तीनों पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर कम से कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा एटमॉस्फेरिक ही होना चाहिए, बट
कम से कम एटमॉस्फेरिक होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या इससे ज्यादा होगा तो बाहर की एयर अंदर नहीं आएगी, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा। और अगर आप ऐसा चाहते हो तो यू नीड टू रीडिजाइन यूर गेटिंग सिस्टम, और किस तरीके से इसको रीडिजाइन करते हैं, कौन सी चीजों का अवॉइड करना पड़ेगा, वो सब अभी हम देख रहे हैं माय डियर। उसके साथ आपका टॉप गेटिंग सिस्टम का डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम एक दो न्यूमेरिकल्स देखने के बाद बॉटम गेटिंग सिस्टम पे जाएंगे। बॉटम गेटिंग सिस्टम के बाद वी विल गो मूव ऑन टू द you have seen that basically parting line gating system, and after that we will go to the stepped gating system. And my dear, इसके बाद फिर हम gating ratio देखेंगे। गेटिंग रेशियो देखने के बाद फिर हम प्रेशराइज्ड और अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम्स का बात करेंगे, और इस सारे डिस्कशन खत्म होते होते हमारा गेटिंग सिस्टम पूरा होगा। तो अभी गेटिंग सिस्टम में एक लेक्चर और कम से कम लगेगा, फिर राइजर ऐसे ही हम पढ़ेंगे। ये दोनों बड़े टॉपिक्स हैं। इसके बाद चीजें बहुत तेजी से भागेंगी। फिर नॉन कन्वेंशनल कास्टिंग विल टेक सम टाइम, सो माय डियर इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा मैंने कहा वेटेज वाइज भी, तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करने वाले हैं। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और अब मैं नोट साथ साथ ही शेयर कर रहा हूँ, आपने देखा ही होगा। तो इस लेक्चर के भी पहले ही आपको नोट्स मिल जाएंगे लेक्चर आने से पहले, तो आपको ताकि नोट करने में कोई परेशानी नहीं हो, या आपको नोट करना ही नहीं पड़े। कोई पॉइंट आपको लगे ऐड करना, यू कैन गो फॉर दैट। डेफिनेटली एक दो चीजें आपको ऐसी मिल सकती है जो आपको ऐड करनी पड़े, तो वो इसीलिए कि नोट्स आप साथ लेके बैठे, कुछ भी ऐड करने को लगे यू कैन गो फॉर दैट। तो बढ़े आगे, लेट अस सी, देखते हैं आगे। So my dear, we have already seen the aspiration effect, and you know that हम नहीं अफोर्ड कर सकते एयर का बीच में आना, तो इसलिए हमें एस्पिरेशन इफेक्ट को अवॉइड करना पड़ेगा। एंड माय डियर, एस्पिरेशन इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए, जैसा मैंने आपको बोला, हमने 2 और 3 में बर्नौली इक्वेशन लगाई थी। इसमें लिखा था P2 by rho g प्लस V2 स्क्वायर by 2g प्लस Z2 बराबर P3 by rho g प्लस V3 स्क्वायर by 2g प्लस Z3। एंड माय डियर, जैसा मैंने आपसे बोला कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट एस्पिरेशन इफेक्ट को दूर करने की वो है कि जो 0.2 का प्रेशर है वो कम से कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हो, मतलब गेज प्रेशर 0। तो हम उसी मिनिमम रिक्वायरमेंट को लेके चलते हैं कि हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये कि P2 और P3 जो है वो नियरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गए तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाने वाली है। अब आपको पता है Z3 और Z2 तो बराबर है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है V2 और V3 भी बराबर नहीं होंगे इस बार। तो हमने जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाई थी A2V2 बराबर A3V3। अब अगर वेलोसिटी बराबर नहीं तो एरियाज ऑब्वियस सी बात है बराबर हो ही नहीं सकते, तो हमें यहाँ पर क्योंकि एरियाज चेंज होने पड़ेंगे तभी ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो हम मान लेते हैं कि जो A3 by A2 है दिस इज लेटेस्ट है, या फिर जैसा हमें पता है कि A2 इज नॉट इक्वल टू A3 दिस टाइम, ऐसा नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं रिलेशन क्या आएगा। तो मैंने कहा यहाँ से हम लिख सकते हैं V2 इज A3 by A2 times V3। तो मैंने कहा इसको हम लिख लेते हैं R times V3, where R is basically A3 by A2, and my dear, this is known as area ratio. This is area ratio. This is known as area ratio. So A3 by A2 is the area ratio. So V2 is R times V3, और let us see अगर इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या आएगा। तो my dear, यहाँ पर हम लिख सकते हैं R square V3 square upon 2G plus Z2 is H2 and is equals to V3 is you know पिछली बार निकाली है वैल्यू पिछले केस में √2GHM, या फिर V3 को V3 रहने दे, बाद में पुट कर देंगे। V3 square by 2G, Z3 you know is already 0. So my dear, from here what we can write is, अगर इसको इधर ले आए तो you will be having H2 बराबर 1 minus R square V3 square upon 2G, and you know V3 is nothing but √2GHM, so 1 minus R square 2GHM divided by 2G. From here my dear, you can write 1 minus R square as 2G. 2G will get cancelled out, so I will be writing here this is H2 by HM. So from here you can write R square as 1 minus H2 by HM, so R will be equals to square root of 1 minus 1 minus H2 by HM, or my dear, in other words you can also write it as HM minus H2 upon HM. It can also be written as H1 by HM. So my dear, you can see this R is basically nothing but the area ratio A3 by A2। तो आपको दिख रहा है कि H1 by HM के ये जो स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो आपको दिख रहा है A3 by A2 का जो रेशियो है, दिस इज आर एरिया रेशियो। सो माय डियर, इससे मुझे पता लग गया A3 और A2 बराबर नहीं होंगे, और ये जो वेरिएशन विद हाइट पैराबोलिक दिखा रहा है
इससे ये भी आइडिया लगता है कि जो बेसिकली जिस तरीके से स्क्रू का डिजाइन होना चाहिए दैट शुड बी हैविंग सम, ये तो आपको दिख रहा है कि A3/A2 जो लेस देन 1 है, क्योंकि H1 जो है वो लेस देन HM है। आपको पता है हाइट ऑफ पोरिंग बेसिन है, ये हाइट ऑफ स्क्रू प्लस हाइट ऑफ पोरिंग बेसिन है। तो जिस तरीके की वेरिएशन ये एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, इट शोज द वेरिएशन शुड बी पैराबोलिक, मतलब अगर ये एरिया A2 है तो A3 तक इस तरीके से पैराबोलिक वेरिएशन होने चाहिए, ऐसा ये इंडिकेट कर रहा है रिलेशन। But my dear, for the simplicity, we generally make the sprue like this. Means we show linear variation, and हम हमेशा linear variation दिखाते हुए चलते हैं। और यही रीजन था, मैंने आपसे सुबह बोला भी था कि स्प्रू में भले ऐसे बना रहा हूं पर स्प्रू ऐसा होता है तो क्यों होता है, ये सारी डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो असली में ये जो वेरिएशन है पैराबोलिक आते हैं, दे आर पैराबोलिक। बट माय डियर, इन जनरल जब हम डिस्कशन करते हैं, जब भी हम इसको बनाते हैं तो हम इस तरीके से टेपर की तरह इसको बना देते हैं, लीनियर वेरिएशन को शो करते हैं फॉर द सिंपलिसिटी। बट यस, दिस इज हाउ यू कैन अवॉइड द एस्पिरेशन इफेक्ट। इस तरीके से हम एस्पिरेशन इफेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं माय डियर, और ये अवॉइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एस्पिरेशन इफेक्ट अगर एयर को ले आई अंदर तो आपकी कास्टिंग को डिफेक्टिव होने से कोई नहीं बचा सकता। तो अगर आप चाहते हो आपकी कास्टिंग डिफेक्टिव नहीं हो तो माय डियर, एनी हाउ एयर शैल नॉट एंटर, एस्पिरेशन इफेक्ट शैल नॉट बी देयर, एंड माय डियर, इट कैन ओनली बी अवॉइडेड बाय डूइंग दिस। So this was the design as per the top gating system. My dear, now I am going to solve some numerical over this aspiration effect. Then we will be moving on to the bottom gating system, and similar analysis we are going to do. And my dear, we will be having the expressions for that. और उसके expressions आने के बाद फिर हम top और bottom के mix कुछ questions देख लेंगे, और उसके बाद my dear then we will go for the parting line gating system, and the last one will be stepped gating system. सारे gating system के बाद we will go for some terms like gating ratio and all. तो देखते हैं आगे क्या होता है। So guys, let us solve one question. In a gating system designed to avoid air aspiration effect, molten metal supplied at a rate of 20 kg per second. So my dear, यहाँ पर ये जो दिया हुआ ये mass flow rate है, it is 20 kg per second. Density is given as 7800 kg per meter cube, and you can find out basically इसको अगर हम यूज करें तो हम मीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर ला सकते हैं जो भी हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट होगा। वॉल्यूम फ्लो रेट जनरली क्यू से दिखाते हैं, इट इज बेसिकली m डॉट बाय रो, एंड यू कैन फाइंड आउट दिस। एंड दिस मास फ्लो रेट ये जो होता है जनरली बराबर होता है a इंटू बी के। तो आपको होता है मोल्टन मेटल जो 0.2 से जा रही है वही 3 से, मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट दोनों पॉइंट पे हम इक्वेट कर सकते हैं, यही कंटिन्यूटी इक्वेशन में करते भी हम। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जानते हैं कि जब हम लिखेंगे A2V2 बराबर A3V3, और यहां से हम V3 जानते हैं, V3 is going to be equals to 2GHM। अब आइडिया जैसे आप 2GHM की वैल्यूज को पुट करेंगे, यहां से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वेलोसिटी एट दिस V3 दैट इज गोइंग टू बी 221.359 मीटर पर सेकेंड। एंड माय डियर, जब ये वेलोसिटी आएगी V3, अब यहां से आपको पता है कि हम अगर हम V3 हमें पता लग गया तो वॉल्यूम फ्लो रेट हमें पता है, इसको हम इक्वेट कर सकते हैं A3V3 के साथ, और हम इसको लिख सकते हैं π/4 d3 स्क्वायर इनटू v3। अब v3 हमें पता तो यहाँ से हम d3 कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड माय डियर बट d3 विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 3.84 सेंटीमीटर्स। अब हम जानते हैं माय डियर एक और बात कि जो एरिया रेशियो r है जो कि बराबर है A3/A2 के, दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ h1/hm, और आपको h1 भी पता है, हाइट ऑफ पोरिंग बेसिन इज 5, स्क्रू हाइट इज 20, तो आप लिख सकते हो इट इज 5/20 is π/4 d3 square π/4 d2 square. From here you can find out d2 as equals to, it will comes out to be equals to 5.74 centimeters. So this is how such kind of questions can be solved. और देखते हैं आगे, hope you are getting this. चलिए बढ़ते हैं आगे। So guys, देखते हैं एक और क्वेश्चन। A down screw of 180 mm length and a diameter of 20 mm, down screw of 180 mm length and diameter of 20 mm at the top, मतलब आपको D2 दिया हुआ है 20 mm, and आपको H2 भी दिया हुआ है, it is 180 mm। फिर बोला liquid metal in pouring basin is maintained up to a height of 60 mm, मतलब आपको H1 दिया 60 mm। Find diameter at the bottom of down screw, avoid aspiration effect। You know कि आपसे पूछा गया माय डियर D3 क्या होगा, ये आपसे पूछा गया, और एयर एस्पिरेशन इफेक्ट को हमें अवॉइड करना है। सो टू अवॉइड एयर एस्पिरेशन इफेक्ट, we'll be writing here that our ratio, area ratio is A3/A2
it is square root of h1 by hm. You know here h1 is the height of pouring basin, मतलब 60, और hm is the summation of h1 plus h2 means 60 plus 180. It is 60 by basically 240. What I feel is, so it is basically 60 by 240. क्योंकि 60 mm of 180 mm, if you will be having an addition, and you will be having this as 1 by 4 means 1 by 2. Square root of 1 by 4 is 1 by 2. So this is my dear A3 by A2. और यहाँ से आप लिख सकते हो A3 is A2 by 2. So pi by 4 D3 square is pi by 4 D2 square by 2. Pi by 4 will get cancelled out and you will be having D3 to be equals to, because डाउन स्क्रू का एरिया आपसे डायमीटर आपसे पूछा है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा इट इज 14.14 mm. सो माय डियर दिस इज हाउ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड. और हम एक दो क्वेश्चंस और देखेंगे और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बॉटम गेटिंग सिस्टम, पार्टिंग लाइन गेटिंग सिस्टम एंड स्टेप्ड गेटिंग सिस्टम. उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे चोक एरिया के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, what is choke area, what is gating ratio and pressurized and unpressurized gating system, and then we will move on to the risers. So my dear, hope you are getting this question. Let us see two more question, one on permeability also, what we have seen yesterday. तो दो क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे. So guys, देखते हैं आगे एक और क्वेश्चन. ये सब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई मैकेनिकल से है कोई P&I से है, तो आपको ये चीज समझनी चाहिए. इसी तरह क्वेश्चन आने वाले आपके पेपर में. तो न्यूमेरिकल दो ही जगह से जनरली आता है, राइजर डिजाइन और गेटिंग सिस्टम डिजाइन. इसके अलावा फिर कोर के डिजाइन में भी हम न्यूमेरिकल देखेंगे, परमेबिलिटी नंबर के हमने देखे ही है, और कभी कभी श्रिंकेज से भी आ जाते हैं. तो दीज आर द टाइप जहां से जनरली आते हैं. चलिए देखते हैं. A down screw is designed to deliver molten cast iron having a density of 8000 kg per meter cube. Density is given to you 8000 kg per meter cube. A mass flow rate of 10 kg per second. M dot is 10 kg per second. Height of sprue, height of pouring basin, मतलब height of sprue मतलब H1 is 60 mm. Sorry, yes, pouring basin is 60 mm. H2 is 200 mm. And height of molten metal is 260 mm. And my dear, आपसे मुझे find out the flow rate of molten metal and area of ingate. तो flow rate of molten metal Q is equals to A dot V. This is flow rate, you know. And my dear, this is also given by m dot by rho. This is kg per second. This is mm cube. Sorry, kg per mm cube. So you'll be having in mm cube per second, or you can say it is 10 kg per second, and it is 8000 kg per meter cube. And you will be having the answer to be 4.5. It is coming out to be equals to 4.5 meter cube पर आर इज द आंसर, बिकॉज जो क्वेश्चन पूछा है वो इसी यूनिट में पूछा है. तो ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/800. दिस इज गोइंग टू बी इन मीटर क्यूब पर सेकेंड. सो टू कन्वर्ट इट इनटू पर आवर, यू नो दिस इज पर सेकेंड, यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 3600 टू मेक इट मीटर क्यूब पर आवर, एंड बाय दिस यू विल बी हैविंग दिस. सेकंड क्वेश्चन इज माय डियर एरिया ऑफ इनगेट. यू नो दिस वॉल्यूम फ्लो रेट इज A into B, और इनगेट अगर आपको करना तो AG/BG कर दो, या फिर आप इसको A3/B3 भी लिख सकते हो. Q की वैल्यू आपके पास है, A3 आपको पूछा है, V3 आप जानते हैं होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2GHM. सो माय डियर, इट इज गोइंग टू बी 2 into 981 एंड इट इज into HM 260. आप जानते हो 260 जो है ये भी mm में है, और ये जो है सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट किया. तो आप इसको सेंटीमीटर में करने के लिए 10 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इससे अब आपको जो वेलोसिटी मिलेगी सेंटीमीटर पर सेकंड में मिलेगी. और यहाँ से फिर आप जब एरिया निकालेंगे आफ्टर कन्वर्जन A3, यू विल बी हैविंग दिस टू बी इक्वल्स टू 5.53 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखिए मैं कन्वर्जन वगैरह यूनिट्स के बहुत ज्यादा करके नहीं दिखा रहा हूँ. अगर इसके रिगार्डिंग भी आपको डाउट हो तो आप मुझे मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं. तो इसका अगर ऐसा कोई डाउट आता है तो आई कैन रेक्टिफाई ऑन द व्हाट्सएप आल्सो, क्योंकि ये जस्ट कैलकुलेशंस है, मुझे लगता है कैलकुलेशंस तो आप ही को करनी है. तो व्हाट आई एम हियर फॉर द कांसेप्ट बेसिकली. तो आई फील ये कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं. स्टिल आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछे, आई विल बी क्लैरिफाइंग यू. एंड माय डियर, अब एक क्वेश्चन हम परमिएबिलिटी पे देखते हैं, जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था. फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. चलिए. सो गाइस, लेट अस सी टू मोर क्वेश्चंस. एक जैसा मैंने बोला परमिएबिलिटी नंबर के ऊपर है. आपसे बोल रहा है कि 2000 cc ऑफ एयर मींस वॉल्यूम ऑफ एयर इज 2000,
and my dear takes a time of 1.5 minutes through a standard specimen of sand having a height equals to 5.08 centimeters. It is given that diameter and height are equal. A manometer indicates a pressure difference of 5 gram per centimeter square. Find out the permeability number. My dear, कल ही देखा था हमने मतलब पिछले लेक्चर में. Permeability number is given by V into H upon delta P. ATF. Volume is 2000. Height is 5.08 divided by delta P is 5 into area is pi by 4. 5.08 square. ये 20.28 भी लिख सकते हो डायरेक्टली आप, कैलकुलेट करने पे आता है 1.5. By putting my you will be having the answer to be equals to 67.5 around 67 के आसपास permeability number आएगा. And my dear, ये आप चाहो तो एरिया सीधा इसको आप 20.28 भी लिख सकते हो क्योंकि यही आने वाला है सेंटीमीटर स्क्वायर 20.28 सोल्व करने के बाद. So let me check once again the answers. It is 66.79 basically 66.79. तो इट इज अराउंड जैसा मैंने कहा 67 के आसपास. ये क्वेश्चन है. अब आई डियर ये दूसरा ग्रे कास्ट आयरन ब्लॉक, एक ग्रे कास्ट आयरन का ब्लॉक है जिसके डायमेंशन आपको आई डियर दे दिए गए हैं. और डायमेंशन दिए गए 200, 100 और 50. सॉरी नॉट 50, इट इज 10. और आपसे बोला टू बी कास्ट इन सैंड अमाउंट श्रिंकेज अलाउंस फॉर पैटर्न मेकिंग इज 1%. 1% है, मतलब 1% का मतलब है जो 100 mm है. अगर मुझे 100 mm का कास्टिंग चाहिए तो आई नीड टू कीप इट 101. 101 से 100 आएगा. अब कुछ लोगों के माइंड में ग्रे कास्ट आयरन चल रहा होगा, मैंने पहले ही कहा था माय डियर कोई भी मटेरियल से ग्रे कास्ट आयरन हो, श्रिंकेज अलाउंस में हमेशा पैटर्न का साइज बड़ा होगा, कास्टिंग का छोटा. ये गलतफहमी होती है लोगों को कि शायद कास्टिंग का साइज छोटा होगा और कास्टिंग का साइज बड़ा होगा पैटर्न का छोटा. ऐसा नहीं है, पैटर्न का ही साइज बड़ा होगा, कास्टिंग का छोटा होगा. श्रिंकेज अलाउंस हमेशा पॉजिटिव सेंस में ही दी जाती है ग्रे कास्ट आयरन ही क्यों ना हो. हाँ, ग्रे कास्ट आयरन में हमें यूज नहीं करना पड़ता राइजर क्योंकि जो सेकंड स्टेज ऑफ श्रिंकेज है वो नेगेटिव देता है, मतलब वो कंप्रेशन श्रिंकेज की जगह एक्सपेंशन दे देता है. तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज आपस में कंपेंसेट कर जाते हैं, बट थर्ड स्टेज ऑलवेज गिव श्रिंकेज एंड व्हाई दैट श्रिंकेज नीड्स टू बी कंपेंसेटेड बाय प्रोवाइडिंग द श्रिंकेज अलाउंसेस ओनली. तो ये आपको लेना ही पड़ेगा, मतलब अगर ये आपको कास्टिंग चाहिए तो पैटर्न का साइज ये होगा. तो 200 वाला हो जाएगा 202 एंड माय डियर 10 वाला हो जाएगा 10.1. सो इस तरीके से मेरे पास आ जाएंगे साइज. तो आपको पूछा गया व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पैटर्न टू द वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग. वॉल्यूम ऑफ पैटर्न इज 10%, सॉरी 1% आपको सबका बढ़ाना है. तो आप इसको लिख सकते हो इट इज 101 into 202 into 10.1 divided by 100 cross 200 cross 10. And my dear will be having the answer to be 1.03. और कुछ बुक्स में पहले इसके आंसर 0.97 वगैरह दिए गए थे, बट गेट हैज ऑलरेडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन ट्वाइस और 2 बार गेट ने क्वेश्चन पूछा. द आंसर गिवन वाज 1.03. तो यू शैल गो विद दिस. अगर कोई भी डाउट है आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, बट माय डियर दिस इज द फाइनल थिंग. बट आई हैव गिवन यू अबाउट कास्ट आयरन. तो ग्रे कास्ट आयरन में घबराना नहीं है, सीधा सा मतलब है जैसे सब होता है वैसे ही ग्रे कास्ट आयरन होता है. बट ग्रे कास्ट आयरन के स्टेज 2 के अंदर एक्सपेंशन होता है बिकॉज ऑफ ग्रेफाइट फ्लेक्स फॉर्मेशन. एंड माय डियर ग्रे कास्ट आयरन को डिटेल में देखेंगे भी जब मटेरियल साइंस पढ़ेंगे. और एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में कई बार यहाँ पे कैविटी सर्कुलर होल भी आ जाते हैं. तो होल्स का क्या नेचर होता है वो भी हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे जब हम कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे. अभी तो ये सब गेट लेवल के क्वेश्चंस में करा रहा हूँ जो गेट में ऑलरेडी आ चुके हैं. सो माय डियर होप यू आर गेटिंग दिस थिंग. अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बॉटम गेटिंग सिस्टम का डिजाइन, स्टेप्ड गेटिंग सिस्टम और पार्टिकल लाइन गेटिंग सिस्टम, और इसके साथ ही कुछ टर्म्स लाइक चोक एरिया एंड एज वेल एज गेटिंग रेशियो एंड प्रेशराइज्ड एंड अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम. सो आइडिया बढ़ते आगे. होप यू आर गेटिंग दिस. इफ इन केस ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी एंड नोट्स मैं आपको पहले प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट.